Good afternoon, students. I'm your teacher Hemlata Yadav, and we are going to understand about the new session 23, 24, and 11th biology. I'm going to give you a brief introduction about the 11th class course in that. So I'm just sharing the screen with you. I hope you find the biology subject interesting, and you will be happy to know the various future prospects of this subjects. So let me share the screen with you. So I'm going to start with the introduction chapter, the living world. So this chapter is with us, which gives us introduction about the living world. And there are particular topics in this chapter, and the notes are there in this chapter. Introduction, which will give you an introduction of this brief introduction about the chapter. Let me share the screen with you. The living world, as the name suggests, is that what is there inside the living, what are the living organisms. So living the earth serves as a home for the diverse living organisms. The organisms live in various habitats like forest, mountain, desert, ocean, freshwater bodies, hot springs, polar regions and almost every place of the earth. मतलब हर जगह living organisms होते हैं, हर जगह हर हैबिटेट में हमें ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, ठंडे से ठंडे पोलर एरियाज से लेकर हॉट स्प्रिंग्स तक लेकर लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो यहाँ पर दिखा रखे हैं. तो सेंटर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रखा है और फिर फ्लो चार्ट की तरह आपको बता रखा है कि उनकी ग्रोथ होती है. तो पहला कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, उनकी मास में इंक्रीज होता है. रिप्रोडक्शन वो करते हैं, केपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब उनके अंदर केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं. रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट स्टिमुली, इन्वायरमेंट के लिए स्टिमुलस से वो रिस्पॉन्ड करते हैं. इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज हैं. मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के? मेजर कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के गिवन बिलो. ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थिंग्स ग्रो बाय इंक्रीज इन द मास एंड द नंबर. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं मास और नंबर से, अपने सेल्स का नंबर बढ़ाते हैं, अपने सेल्स का मास बढ़ाते हैं. इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ग्रोथ सेल डिवीजन से भी होती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स से होती है, अकर्स continuously throughout the life in the plant, whereas in animals it occurs up to a certain age only. ग्रोथ प्लांट में तो ओपन होती है लाइफ में. कभी भी प्लांट आपने देखा होगा, हर साल प्लांट अपने पत्ते झाड़ते हैं और फिर नए पत्ते बनाते हैं और उनमें नए नए फल फूल आते हैं. तो प्लांट में तो ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है बिना किसी उम्र के. बट एनिमल में क्या होती है, सिर्फ कुछ उम्र तक, कुछ सालों तक ही उनमें ग्रोथ होती है. तो एनिमल की ग्रोथ क्लोज्ड होती है. वेबर, ग्रोइंग इन सर्टेन बॉडी पार्ट, नेल, हेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल्स, ये सब होता रहता है पूरी जिंदगी. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हम माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करके. नॉन लिविंग में माउंटेन्स, बोल्डर्स, ड्यून्स में अक्यूमुलेटिंग, बाहर से मटेरियल ऊपर उनके ऊपर चढ़ता रहता है और ऑर्गेनिज्म ग्रो करता रहता है. एक्सटर्नल ग्रोथ इनमें देखी जाती है और डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस है जिससे कि नए ऑफस्प्रिंग्स आते हैं possessing features similar to those of parents, और ऐसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं जिनके फीचर्स पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली सेक्सुअल होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन. some examples are given below. Fungi spread and multiply fast by producing millions of asexual spores. Some of the fungi, filamentous algae, and the protonema of moss multiply by fragmentation. In yeast and hydra, budding occurs
produce new organism while in plain area platform. Regeneration of fragmented body parts occur. These parts in turn grow as a new organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, अमीबा है, प्रोड्यूस करते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स से थ्रू सेल डिवीजन. सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ सेल डिवीजन से सिनोनिमस है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं कि ग्रो हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो यानी कि उसके नंबर बढ़ रहा है, वो डिवाइड हो रहा है बाइनरी इक्वेशन से. जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल है, तो इसमें एक एक्सेप्शन है कि जैसे म्यूल है, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, ये क्या है, ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. एंड हेंस रिप्रोडक्शन कैन ऑल्सो cannot be all inclusively defining characteristics of living organism. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का. मेटाबॉलिज्म एक और कैरेक्टर है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अनोमोलिम और कैटाबॉलिज्म मतलब फॉर्मिंग रिएक्शन, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन चलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली होते रहते हैं उनकी बॉडी में. इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं. मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का दोनों का ऐड है. एंड ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मुझे मल्टीसेलुलर दोनों में होता है. एंड टू स्टेजेस एनाबॉलिज्म द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम द सिंपलर वन. तो एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर कि जब हम मोनोमर्स से, यानी कि मान लो अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, अमीनो एसिड्स मोनोमर होते हैं प्रोटीन्स के. तो अमीनो एसिड से जब हम प्रोटीन बनाएंगे तो हमें चेन ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन होता है, क्योंकि तो बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ना पड़ेगा, उनमें बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, और उससे हमें प्रोटीन मिलेगा जो कि एक पॉलीमर है. तो इस तरह के रिएक्शन को जहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल्स मिक्स होकर बड़े मॉलिक्यूल वो बनाते हैं, उनको एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं. यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन भी आप देख सकते हो. अगर रिवर्स हो रहा है जिसमें बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है, बड़ा मॉलिक्यूल जो है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, वो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो रहा है रेस्पिरेशन की प्रेजेंस में, और वेस्ट रिलीज हो रहा है, तो इसको कैटाबॉलिज्म कहा जाएगा. मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट भी किए जा सकते हैं बॉडी के बाहर, यानी कि इन विट्रो में और नॉन लिविंग कंडीशंस में. तो वो रिएक्शन विट्रो में, यानी कि इन विट्रो यानी कि ग्लास वेयर्स में, अगर हम ग्लास वेयर्स में अगर हम रिएक्शन को कर रहे हैं, तो वो लिविंग रिएक्शंस तो हैं, पर वो नॉन लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, बट लिविंग रिएक्शंस है बस. Hence, metabolism can be considered as defining feature. तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर कहलाता है. इम्पोर्टेंस डिफरेंसेस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दे रखे हैं डिफरेंसेस. तो आप यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का डिफरेंस. सम टोटल कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के जितने भी रिएक्शन उन्हें एनाबॉलिज्म कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस के जितने भी रिएक्शन उन्हें कैटाबॉलिज्म कहेंगे. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर्म फ्रॉम सिंपलर वन इन एनाबॉलिज्म, सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन कैटाबॉलिज्म. एनर्जी स्टोर हो रही है एनाबॉलिज्म में और एनर्जी रिलीज होती है कैटाबॉलिज्म में. एनाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. अगर हम किसी की ग्रोथ कराना चाहते हैं तो हमें एनाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट होती है. कैटाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज. अगर हम कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हमें कैटाबॉलिज्म की जरूरत होती है. Viruses are considered as non-living because they do not need energy for their activities. That is, metabolic activities are altogether absent in them. तो viruses को हम non-living consider करते हैं क्योंकि उनको energy ही नहीं चाहिए होती है. अपनी सारी एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए उसके अंदर एब्सेंट होती हैं, वो होस्ट से ही के एंजाइम से ही रिएक्शन करवाता है. And cellular organization is the fourth feature. The cell are the building block of the all living organisms, whether the plants or the animals or the humans. सभी के building block cells हैं. एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ सेल्स का बना है, और सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है जो लिविंग मैटर होता है. सेल ऑर्गेनेलीज जो उसके अंदर होती है सेल के अंदर, वो हर एक ऑर्गेनेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करती है सेलुलर लेवल पे, जिससे कि लाइफ प्रोसेस चलती है. कॉन्शियसनेस, all the living organism has excellent ability to sense their environment. और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है कि इन्वायरमेंट को सेंस कर सके. दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल स्टिमुली. वो हर तरह के स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करते हैं. वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स आर लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स,
breeders, plants and animals, all living response to chemical entering in their body. तो इस तरह से कॉन्शियसनेस भी एक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. Humans are superior to all living things. They have additional ability to self-consciousness. Therefore, consciousness can said to be defining property of the living organism. However, in living beings, it is more difficult to define living state. Example, patients lying in a coma, supported by machines that replace the heart and the lungs, and the brain dead with no self-consciousness. कि ह्यूमन सुपीरियर इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है सेल्फ कॉन्शियसनेस की. कॉन्शियसनेस कैन आल्सो सेड टू बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मोर डिफिकल्ट टू लिविंग स्टेट पेशेंट्स विद नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. और कोमा वाले पेशेंट को सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द बॉडी ऑर्गेनिजम्स इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सेवरल कंपोनेंट एंड सब components cooperate with each other in the functioning of the whole body. Body organization भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. यहाँ पर आप देख रहे हो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी यूनिट डिक्रीज हो रही है. जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से एटम्स बन रहे हैं. एटम से कंपाउंड्स बनते हैं. जब बायोमोलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो वो सेल्स बनाते हैं. सेल्स जब जुड़ते हैं बहुत सारे तो टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू जब बहुत सारे जुड़ते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन जब जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो इस तरह का फिजिकल हायरार्की देखी जाती है, बायोलॉजिकल हायरार्की भी देखी जाती है. ऑर्गेनिज्म तब जाके बनता है. फिजिकल एंड बायोलॉजिकल हायरार्कीज होती हैं. फिजिकल नॉन लिविंग हायरार्की, बायोलॉजिकल हायरार्की इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग बॉडी. फिजिकल हायरार्की में नॉन लिविंग कंपोनेंट एग्रीगेट करते हैं, फाइनली लिविंग वर्ल्ड के फॉर्म में, सेल्स के फॉर्म में एंटर करते हैं. These cells organize from tissue organs, several organs combine to form organ system. Finally, many organ system organized from living organism. The properties of the tissues are not present in the constituent cell but arise as a result of an interaction. So properties tissue की किसी भी constituent cell की वजह से नहीं, उनकी interaction की वजह से होती है. फॉर एग्जाम्पल बोन हार्ड टिश्यू है, वो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क बॉडी का, बट सेल्स प्रेजेंट इनसाइड डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी. दिस फिनोमेना इज इंटरेक्शन between the various component of body result in the hierarchy of organism. Various life processes are result of this interaction and the coordination. The complexity in the organization enabled living organism to be self-replicating. तो living organism की अगर definition होगी तो वो यहाँ पर दे रखी है कि it is the self-replicating, evolving, self-regulating, responding external stimuli, all living organism along with their ancestor descendants. तो यहाँ तक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने आप को इवॉल्व भी करते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग है, रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके एंसेस्टर और उनके डिसेंडेंट भी लिंक्ड है एक दूसरे से, शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल in the form of DNA varying degree. The DNA is responsible for expression of specific trait of the organism. Biology इसलिए स्टोरी है लाइफ की on the earth. It is story of evolution of living organism on earth. तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, द लिविंग वर्ल्ड का, फिनिश होता है. एंड अब आगे इसके अंदर टेक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी, ये सब दिया हुआ है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन अ डिफरेंट क्लास. So I hope you have understood the chapter, understood the introduction of the living world, and you will be making notes and completing that topic in your copy. Thank you. I am Himlata Yadav, your teacher, and please do subscribe and share my channel for such more videos. I am ending the video here. Thank you for listening.